वो बड़ा नाराज हुआ और इनको डांट फटकार किया कि ऐसा तुम लेख लिखे हो। लेकिन ये बात दत्ताजी मल चूंकि बड़े ऑफिसर थे चिकित्सा विभाग में, अब छोटी छोटी अभी उनको पास समय नहीं रहता था, व्यस्त आदमी थे, ये घटना के बारे में जानकारी नहीं। फिर एक दिन की बात है कि विद्रोही तेवर इनका 10th में ही देखने को मिल गया कि एक अंग्रेज स्टूडेंट था, वो हमेशा आगे आकर के सीट पर बैठता था। जो फर्स्ट पहला ब्रेंच था उसकी जो पहली सीट थी वही आकर बैठता था। दबंग टाइप का लड़का था, सबसे बड़ी चीज था, अंग्रेज था, और वो आकर के वहां पर पर डे बैठता था। एक तरह से वो सीट रिजर्व उसके लिए था। हालांकि विद्यालय में ऐसा कुछ नियमावली नहीं थी कि कौन लड़का कहाँ बैठेगा, जो जैसे आएगा वैसे बैठेगा, जैसे अपने यहाँ है। लेकिन बच्चों को आप देखेंगे कि जो जहां बैठता है प्राय धीरे धीरे उसकी वो सीट हो जाती है। अब इस तरह वो कई दिन से बैठ रहा था तो वो अपना बपौती मान लिया था। एक दिन की बात है कि वो थोड़ा लेट हो गया और एक जो भारतीय लड़का था वो आकर उसी सीट पर बैठ। उस चूंकि लेट था, क्लास शुरू हो गई थी, टीचर क्लास में आ चुके थे, टीचर पढ़ा रहे, तब तक वो इन किया और जैसे देखा कि इस सीट पर भारतीय बैठा तो तुरंत कहा कि यहां से हटो। उसने कहा कि भाई जाकर पीछे बैठ जाओ, हम पहले आए सीट पर बैठे। यानी उस बच्चे ने प्रतिरोध किया शिक्षक के सामने, जबरन उसने उसका बस्ता बाहर फेंक दिया। जब वो उसने विरोध किया तो टीचर के सामने 2-3 लपड़ मार दिया। यही मदन लाल धिंगड़ा भी पीछे बैठे थे, देख रहे थे। लेकिन शिक्षक उस भारतीय स्टूडेंट के पक्ष में कुछ भी नहीं, बल्कि जो अंग्रेज था उसी का पक्ष ले रहा था कि तुम जब ये रोज यहां बैठता है तो तुम काहे यहां आ गए, जाओ पीछे जाकर बैठ जाओ। जबकि आक्रामक कौन था? अंग्रेज लड़का। ये बात श्याम जी कृष्ण वर्मा के सॉरी मदन लाल ढींगरा देखे, मदन लाल ढींगरा के सामने उस लड़के को कई थप्पड़ मार दिया। शिक्षक भी कुछ नहीं बोला। इनका विद्रोही मन, भाई ये तो गलत है, भारतीय छात्र है, शिक्षक भारतीय, इनको भारतीय का पक्ष लेना चाहिए। ये अंग्रेज का पक्ष ले रहे हैं क्योंकि उनको तो अपनी नौकरी प्यारी थी। वो जानते थे कि अंग्रेज को मारेगा तो मुझे नौकरी से, अगर कुछ बोलूंगा तो नौकरी से हटा देगा इसकी शिकायत पर। अभी क्या हुआ कि विद्यालय बंद हुआ। एक उस लड़के को अपने पास बगल में बैठा दिया, कहे चलो कोई बात नहीं है, समझाए बुझाए उसको बैठाए, चलो झगड़ा खत्म करो, से क्लास चलने लगा। शाम के समय जब छुट्टी हुआ निकले ये, और कुछ इंटर के दोस्त, उस लड़के को नहीं, कुछ इंटर के बच्चे थे, वो सभी लंबे चौड़े थे, हाई क्लास में थे तो थोड़ा उम्रदराज भी थे, थोड़ा समझदार भी थे। ये सब निकले, सब इंटर के दोस्तों को लिए, अब मुंह ढक लिए 3। अब उस बच्चे को मैं लतम जुतम बाहर खूब मारे, इतना मारे कि अधमरा हो गए अंग्रेज लड़का। अब उसके बाद से मार करके लोग निकल लिए। अब चूंकि मुंह ढके तो वो किसी को पहचान नहीं पाया कि हमको मारा कौन है, लेकिन मारे थे लोग खूब। ये लोग यो नहीं बताए काहे मारे हैं, बस मार दिए क्योंकि आक्रोश इनका था। अब उसके दिमाग में आया कि जो लड़के से हमारा बाता कही हुआ है वही घटना किया है। अभी क्या किए कि अगले दिन वो लड़का किसी तरह कराहते हुए पहुंचा, क्योंकि उसके मन में तो गुस्सा था, और जाकर स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत कर कि एक लड़के से, भारतीय लड़के से मेरा कहा सुनी, ही नहीं बताया था कि हम क्लास में मारे थे, कहा सुनी हुई थी और उसी ने मुझे पिटवा दिया। अब परिणामक स्कूल प्रशासन ने इसका, उस बच्चे का नाम काट दिया। अब तो इनको और खराब लगा, मारा मैं हूं, वो तो बेचारा कुछ किया भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि क्यों मारा, कौन मारा है, बस लेकिन नहीं, अब उस बेचारे का नाम काट दिया गया। अब ये बात इनको बुरा लगा। तब इन्होंने, चूंकि स्कूल के टीचर के सामने पहले दिन की घटना हुई थी, ये कुछ लड़कों को लेकर के प्रिंसिपल के पास पहुंच गए
कि साहब ये तो गलत हो। मार खाया वो लड़का, पता नहीं किसने उसको मारा है, अन्ना मिस भारती को काट दिया। मतलब क्लास में थोड़ा सा इसी घटना को लेकर के थोड़ा नेतृत्व कर दिए। उसमें सबसे मुखर मदन लाल धिंगड़ा थे। अब मदन लाल धिंगड़ा जब नेतृत्व किए तब स्कूल के प्रिंसिपल को लग गया कि लग रहा कि यह किया है, ठीक है ना। अब उसके बाद से आई काफी आक्रोशित थे, तो प्रिंसिपल को भी कुछ कह दिए होंगे उसी में। इनका भी नाम काट दिया गया। नाम इनको नहीं काटा गया क्योंकि कोई साक्ष्य था नहीं। हाँ हेलो, हाँ आ गई हो तो निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, अभी हम भी क्लास ले रहे हैं, ठीक ना। ठीक, हाँ तो अभी क्या हुआ कि मदन लाल धिंगड़ा का ये हुआ कि 4-5 दिन के लिए क्लास सस्पेंड कर दिया गया। मतलब क्लास में इसने इंटर के लड़कों को लेकर के स्कूल के नियमों की अवहेलना किया है। क्लास को ये तो पता नहीं चला कि मारा किसने है, लेकिन इनका नाम भी सस्पेंड कर दे। मतलब कि आप 5 दिन आपको क्लास नहीं ले सकते, ऐसा भी स्कूल वाले दंड लगा देते हैं। अभी घर कैसे बताओगे हमको नाम सस्पेंड किया गया है। ये रोज घर से निकल जाते थे पढ़ने के लिए, इधर उधर व्यतीत करते थे, ठीक ना। अब फिर समय से चले आते थे और लड़कों को स्कूल के खिलाफ, भारतीय लड़कों को समझाते रहते थे कि देखो उस लड़के का नाम काटा गया है, उसका नाम गलत काटा गया। मतलब इनके मन में एक कसक था। कुल मिला के स्कूल का जो माहौल था, अब चूंकि इंटर के लड़के भी शामिल हो गए थे, थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया, ठीक ना। बाद में लड़कों ने लगातार प्रिंसिपल से आग्रह किया कि उस बच्चे का, वो निर्दोष था, उसका नाम लिखा जाए दोबारा। अब फिर उसके घर वाले भी, जिस बच्चे का नाम काटा गया था उसके घर वाले भी गए, वो भी प्रिंसिपल से। तो लड़का ने माफी मांगा कि दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, कि मतलब हम किसी अंग्रेज लड़के से टकराएंगे। उसका नाम लिख दिया गया। लेकिन इनका भी 5 दिन का जो पनिशमेंट मिलता वो खत्म हो गया। अब फिर आने जाने लगे थे। तब तक इनके पिताजी ने फंक्शन मनाया और उसमें वो प्रिंसिपल भी आमंत्रित था, अंग्रेज था। अब इनके दिमाग में आया कि इसी के विद्यालय में हमारा लड़का पढ़ता है। तो आज जब जैसे देखे कि प्रिंसिपल आ गया है, पिताजी बुलाए हैं, अभी क्या करते थे, दूर दूर रहते थे कि कहीं, क्योंकि प्रिंसिपल को तो इनको पहचानता था। इधर दत्ताजी मल जो थे, ये बार बार मदन लाल धिंगड़ा को खुजवाते थे, कहा है कि प्रिंसिपल से मिलवा दो ताकि इसका ध्यान देंगे। आई बेचारे किनारे किनारे, ये सोचते ही नहीं थे कि प्रिंसिपल घर वालों के सामने प्रिंसिपल से मेरी मुलाकात हो, क्योंकि भाई छोटे भाई भी थे, डर था। लेकिन पिताजी कहीं देख लिए, पकड़वाए और लेकर गए प्रिंसिपल साहब के पास कि साहब ये आप ही के यहाँ हमारा बच्चा पढ़ता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कहीं आपका लड़का है, ठीक है ना। अरे ये तो पूरा स्कूल में कोहराम मचा दिया है, इसको 5 दिन का मैंने पनिशमेंट दिया था, अभी किसी को बताए नहीं थे। पिताजी बहुत भला बुरा कह, अरे भाई हम तो इसको समझते थे कि अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा है, प्रतिभाशाली थे ही, बचपन से बड़े तीव्र दिमाग के थे। अरे हाई स्कूल का लड़का, ब्रिटिश सरकार का क्या दुष्परिणाम हो रहा है इसके बारे में लेख लिखा हुआ, इतना अच्छा लेख कि अखबारों में छपा। तब इसी से आप इनके प्रतिभा के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। पढ़ने में कमजोर नहीं थे, लाइब्रेरी में तमाम सारी किताबें पढ़ डाले थे, मेहनती थे, लेकिन दिल से ये किसी का शोषण, अन्याय, इस सब चीजों से, खासतौर से अंग्रेजों के मन ही मन विरोधी थे। जब पिता को पता चला तो पिता ने काफी डांटा वाटा, भला बुरा बोला, क्योंकि वो परिवार ही ऐसा था कि जो अंग्रेजों का फुल समर्थक था। धीरे धीरे हाई स्कूल पास कर गए, इंटर पहुंच गए उसी स्कूल में। फिर कुछ ऐसी ही कुछ घटना हुई और उस बार टीचर को मारे थे। जब टीचर को मारे तो स्कूल वालों ने इनका पिताजी को पास खबर कर दी, भाई टीचर को मार दिए थे। पिताजी आए और इनको इस तरह की
ये अंग्रेजों से, वो उसमें भी अंग्रेज बच्चों से इनका झगड़ा हुआ था, जिसमें टीचर ने हस्तक्षेप किया, क्रोध में आए और टीचर को लंबा चौड़ा पर्सनालिटी थी, इंटर तक शरीर थोड़ा सा, अरे 17-18 वर्ष के हो चुके थे, तो टीचर को दे दिए वही क्लासे में कई झप्पड़। इनको अनुशासनहीनता, पिताजी को बुलाया गया, भला बुरा, पिताजी इनको घर लेकर गए, बहुत गुस्सा में आए, यहाँ तक इनको घर से कि उनके दिमाग में ये था कि इसको बाहर करेंगे तो इसका थोड़ा सा शारीरिक बोलेगा, लेकिन एक घर पर भी गए तो कहेगा हमने टीचर को गलत तरीके से मारा ही नहीं, टीचर ही गलत था इसलिए मैंने मार दिया। क्योंकि टीचर हमेशा वहां जब भारतीय और अंग्रेज से विवाद होता था तो अंग्रेजों का पक्ष लेते थे लोग। ये बात इनको बुरा लगा तो टीचर की गलती बता रहे थे। इनके मन में ये नहीं था कि मैंने कोई गलत काम किया, इन्होंने लिखा कि मैंने सही चीज के लिए अपने शिक्षक को मारा, शिक्षक गलत था। तो घर से जब निकाले थे भी कसम खाई कि अब घर तो नहीं जाऊंगा, उस परिवार में नहीं जाऊंगा जो हमारे समझाने की बात नहीं मान रहा है। अब प्रिंसिपल की बात सुन कि मैं गलत नहीं हूं, टीचर गलत था इसलिए मैंने उसका प्रतिकार किया। और ये क्या किए कि एक अस्तबल जो घोड़ा रखता था, घोड़ा वाला क्या करता है कि बगियों की टाइप का इक्का उक्का होता है, वो एक इक्का रखता था और उसमें कुछ लोग को भाड़े पर दे देता था और भाड़े पर वो चलाते थे, कुछ पैसा उसको दे देते थे। अब बाकी जो बचता था जो चलाता था, जिसे अभी भी टेम्पो वाले क्या करते हैं, 400-500 रुपया जो टेम्पो मालिक ले लेता है और उसके बाद जितना कमाए वो ड्राइवर का है, तो सेम उसी तरह की व्यवस्था थी। अभी जाकर ये इक्का चलाने लगे और उतने बड़े फैमिली का लड़का इक्का चलाने, तो इनका बड़ा भाई जो था इनके प्रति बड़े और बिजनेसमैन थे और उनका भी बड़ा नाम था, बड़े बिजनेसमैन थे। अब वो 1-2 दिन में पता कि कहाँ है, घर से गया तो पता चला इक्का चला रहा है। अब पहुंचे इक्का मालिक वाले क्या है और उसको हड़काए उड़काए, ठीक ना, अब कहेंगे अब से अगर देख लिया कि इक्का तुम चलवा रहे हो उससे, मेरे छोटे भाई से, तो हिम्मत कैसे पड़ेगी मेरे छोटे भाई से कह देना कि इक्का चलाओ, लो पैसा ले लो। वो इक्का जो चलाएगा उसको बैठा लेना अपने घर, पैसा दे देना, लेकिन इक्का मत चलाओ, मेरा भाई इक्का चलाएगा। पैसे कमी तो परिवार में थी नहीं, अब उनको बड़ा ऐसे लगा। अब वो जैसे गए वो हाथ जोड़ लिया, कहा कि साहब आप हम नहीं जानते थे कि आप किस परिवार के हैं, आप इक्का मत चलाइए, रही बात जो आपको बेनिफिट होता मैं ऐसे ही दे देना। अब इनको ये बात नागवार मुझे, मैं बिना मेहनत का पैसा क्यों देगा, और वो नहीं जानते थे कि बड़ा भाई ने। फिर गए एक फैक्ट्री में काम किया, 4-6 दिन अभी वही फैक्ट्री में मजदूरी किया, फिर नहीं आए हुए, कुछ पता नहीं चला, वहां से धीरे से निकल लिए। फिर बड़ा भाई पता किया, पता चला फैक्ट्री मालिक क्या काम कर रहा है, अब जाकर उनको भी हड़काए, ठीक ना। ये 3-4 जगह बार बार नौकरी बदल करके काम किए, लेकिन जहां कुछ करते थे तब तक बड़े भाई का पता चल, इन्हीं के पीछे लगे हुए थे। कहे कि लाहौर में हम कहीं काम नहीं कर पाए, लिहाजा लाहौर छोड़ कर गुजरात चले अहमदाबाद, और वहां पर काम हम करने लगे। अब जब तक ही लाहौर में थे बड़े भाई का तंत्र से पता चलता रहता था, पता नहीं चलता था कहाँ ही गया, वो लगे ढूंढवाए, छोटा भाई था, ठीक ना, पिता तो नहीं बोलते थे लेकिन बड़ा भाई काफी के प्रति लगाव रखते थे। 1 साल तक यही काम करते थे, स्कूल में भले नहीं पढ़ते थे, मजदूरी करते थे और पैसा जो आता था उसी से अपना खर्चा निकालते थे। लाइब्रेरी जो इनके तक पढ़ाई इनकी जारी थी, लेकिन खुद पैसा कमा करके घर वालों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। 1 साल बाद बड़े भाई को पता चला, कहीं से किसी तरह से उनको मालूम हुआ कि ये फला जगह है, वहां पहुंचे, समझाए उमझाए, पिता है, डांट दिए, चलो घर। मैं तो घर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं गलत था नहीं, इनको ये जिद था, लेकिन पिता ने नाहक मुझे डांटा, और जो अंग्रेजों के सामने वो लप्पो चप्पो करते, ये भी मुझे पसंद आप लोग की नहीं आती। बड़ा भाई को लगा कि इस तरह नहीं, तब कहे कि ऐसा करो कि तुम भारत छोड़ो, चलो लंदन। इनके मन में यह था कि लंदन में रहेगा यूरोपीय
कल्चर उल्चर देखेगा तो उसी संस्कृति में भी क्या हो जाएगा, रम जाएगा। इस दृष्टि से ये लेकर के लंदन गए, वहां पर खुद लेकर के बड़े भाई गए और वहां पर एक स्कूल में एडमिशन करा दिया, मेडिकल की इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ढिंगड़ा साहब का नामांकन करा दिया। वहां पर कुछ उनके मित्र थे जो अंग्रेज थे, उनको बताया, पिताजी का भी परिचय था, पिताजी के माध्यम से उन्होंने संपर्क करा दिया कि लंदन में कोई दिक्कत। वहां एक इंडियन यूरोपीय क्लब था जो भारतीय लंदन में रहते थे, वो अंग्रेज का क्लब था जिसमें भारतीय भी शामिल होते थे, और वहीं पर डांस वांस बार टाइप का था, मतलब डांस वांस का होता था, ड्रिंक भी करते थे। उनका मेंबर बना दिए बड़े भाई ने कि यहाँ आएगा तो वहां और भी अंग्रेज बच्चे आते थे, उन लोगों से इसकी दोस्ती होगी, उनके साथ एक घुले मिलेगा। अब ये उसका सदस्य बन गए। ये सब इतना कुछ लोगों को उन्होंने दे दिया कि भाई देखना छोटा भाई है, पैसा वैसा की कोई कमी नहीं थी, पैसा भी दे दिए। अब इस तरह ये लंदन में गए। उसी समय बीडी सावरकर साहब भी लंदन पहुंच चुके थे। इनको धीरे धीरे इस इंडिया हाउस के बारे में पता चला कि ये भारतीयों का, इंडिया हाउस एक तरह से ब्रिटेन में रहने वाले जो प्रवासी भारतीय थे उनके लिए घर, अगर कोई जाता था ब्रिटेन लंदन तो तुरंत यहां पहुंचा तो रहने की जगह ही लोग मुहैया करा देते थे। अगर वहां के रहने वाले किसी भारतीय को कोई कानूनी दिक्कत हो, ये लोग कानूनी सहायता करते थे। यानी वहां के भारतीयों को हर प्रकार से ये संगठन क्या करता था, सहयोग। यानी प्रवासी भारतीयों के लिए इंडिया हाउस घर सा बन गया। ये जब श्यामजी ढिंगरा को पता चला तो इंडिया हाउस में, और वहां इनकी मुलाकात सावरकर साहब से। सावरकर साहब एक पक्के राष्ट्रवादी थे तो विचार से ये भी, और सावरकर साहब ने इनको, सावरकर साहब का संगठन का नाम क्या था, अभिनव भारत। अभिनव भारत में ज्वाइन करा लिया। अभिनव भारत ज्वाइन करा लिया, इस ढिंगरा साहब सदस्य बन गए। इंडिया हाउस में भी आने जाने लगे। इंडिया हाउस की जो भारतीयों की मीटिंग होती थी उसमें बैठने लगे। लेकिन बहुत लोग इनको संदेह की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि एक तरफ यूरोपीय क्लब में भी जाते थे, दिन में इंडिया हाउस, रात में यूरोपीय क्लब। अब इन लोगों को डर लगने लगा कि कहीं ऐसा नहीं कि हमारे संगठन, हमारी गतिविधियों के बारे में जाकर अंग्रेजों को सूचना दे दें। लेकिन बीडी सावरकर को इनको पूरा भरोसा था, और बीडी सावरकर ने इनको पिस्टल उस्टल चलाने की ट्रेनिंग दे दिया। अब ये हथियार चलाने में निपुण हो गए थे। लेकिन उनके जो दोहरा अंग्रेज भी इनके दोस्त थे, इंडिया हाउस में भी ये उसी श्रद्धा से आते थे, तो इनके कुछ मित्रों को संदेह हो गया। धीरे धीरे समय बीता, एक बंदूक चलाने में निपुण हो गए। इसी समय इंडिया हाउस, एक भारत सचिव का जो परिषद था, मैंने बताया था भारत पर शासन करने का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो 15 कार्यकारिणी के मेंबरों के, उसी में एक राजनैतिक सलाहकार था कर्जन विलियम बाइली, और उस समय कई कठोर कानून बने थे। उसी कठोर कानून के तहत तिलक को 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेजा गया था। उसी कानून के तहत लाला लाजपत राय को देश से निर्वासित कर दिया गया था। अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत कई क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। ये सब कानून बनाया था कर्जन विलियम बाइली। इस गतिविधि से काफी एक कर्जन विलियम बाइली से नफरत करते थे। कर्जन विलियम बाइली जो था वह एक समारोह था, वह अपने पत्नी के साथ उस समारोह में पहुंचा था, और इसी समय सावरकर साहब भी उसमें कोई भी जाता था पास जाने था। तो चूंकि इनका अंग्रेजों से परिचय था, उच्च अंग्रेज लोगों से परिचय था, ये भी पास ले लिए भाई हम भी उसमें देखें क्या हो रहा है। वो बेचारा मुख्य वक्ता था कर्जन विलियम बाइली, भाषण उषण दे लिया, और जब निकलने का हुआ यही आगे ही बैठ गए थे कुर्सी पर, और जैसे निकलना हुआ तब तक ये निकाले तमंचा, खूब कानून बना रहे हो भारतीयों के लिए। और उसके बाद से तो
फायरिंग शुरू। अब जब फायरिंग उस पर होने लगा तो चूंकि राजनीतिक सलाहकार था, बड़ा आदमी था, सुरक्षा गार्ड भी उसके थे, एक डॉक्टर था, वो क्या किया कि बचाव के लिए वो विलियम वाइली को खींच रहा था और उसी चक्कर में गोली जो थी, अब मारना चाह रहे थे, वाइली को लग गया उसको, वाइली तो मरा ही, वो मर गया, यानी 2 मर्डर कर दिया। अब तो अफरा तफरी मच गई, लेकिन ये भागने का प्रयास नहीं किए, ये पकड़े गए। उन्होंने कहा कि मैंने मारा है, जानबूझकर मारा है, स्वीकार भी कर ली। कुछ उसी में गुस्से में लोगों ने भी जो वहां पर थे, इनको भी मारा था थप्पड़ उप्पड़ से, पुलिस अरेस्ट कर, मुकदमा चला। इन्होंने वकील करने से मना कर